नाउ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब फार्मर्स जो हैं वो बहुत पहले के टाइम से वेरियस इंसेक्ट पेस्ट को या वीड्स को या अदर जो भी पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते थे, इंसेक्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का यूज़ करते थे। ये केमिकल्स जो हैं जिनका डे बाय डे यूज़ इतना बढ़ गया है अब कि अब ये केमिकल्स हार्मफुल हो गए हैं इकोसिस्टम के लिए। ये हार्मफुल हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए, टॉक्सिक हैं, ये पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। साथ में फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी इनसे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं और वो भी अगर उन पे जो भी डिपेंडेंट होगा, उन पे जो भी फीड करेगा, फिर वो केमिकल्स जो हैं फिर हायर लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे फ्रूट में आ गए वो सारे केमिकल्स, तो फ्रूट पे जो फीड करेंगे ऑर्गेनिज्म फिर वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उनकी बॉडी को भी हार्म पहुंचाएंगे। तो ये जो सारे केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, या वीडीसाइड्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं, वीड्स की ग्रोथ को नहीं होने देते किसी भी फील्ड में। ये सारे जो हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं। इसलिए ये बेटर वे डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने कि इनकी जगह पर, इन केमिकल्स की जगह पर बायो कंट्रोल किया जाए, यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ किया जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करें इन पेस्ट्स को, इन इंसेक्ट्स को या वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप के साथ। बायो कंट्रोल क्या है? बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। आप प्लांट डिजीजेस को और उनको कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, तब उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ अब कैसे होता है ये? तो फार्मर्स पहले के टाइम से ही ये बात पे बिलीव करते थे दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? हेल्पफुल होती है एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए। प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं, उसमें भी कहा था कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी किसी भी एरिया की, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर कोई भी इकोसिस्टम जिसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। ऐसे ही अगर कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है और उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वो उतनी ही हेल्दी रहेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मान लो कोई क्रॉप है किसी फील्ड में, उस क्रॉप के लिए कोई हार्मफुल पेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है और उस पेस्ट के लिए जो प्रीडेटर है उसका वो अवेलेबल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का में सिर्फ पेस्ट प्रेजेंट है एंड जो क्रॉप है वो प्रेजेंट है, तो पेस्ट फिर उस क्रॉप पे फीड कर जाएगा, उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर उस फील्ड की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, पेस्ट के लिए जो प्रीडेटर है वो भी प्रेजेंट है, तो वो फिर प्रीडेटर जो है वो पेस्ट पे फीड करेगा और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखेगा, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा कि वो पूरी ही जो क्रॉप है उस सब पूरी क्रॉप को ही डिस्ट्रॉय कर दे या फिर बहुत बड़े लेवल पे हार्म पहुंचाए क्रॉप को। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही जो एग्रीकल्चरल फील्ड है या उसका जो इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये पूरी तरह से रेडिकेट नहीं करता किसी भी पेस्ट को। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है कि सारे जो पेस्ट हैं वो सभी वहाँ से चले जाएंगे, पर हाँ उनकी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहेगी, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी कि पूरी क्रॉप उससे अफेक्टेड हो जाए या बहुत ही बड़े लेवल पे अफेक्ट पड़े। अब कैसे हेल्पफुल है ये जो बायो कंट्रोल का मेथड है, ये कैसे बेटर है जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती थी जिसमें केमिकल मेथड्स यूज़ में आते थे, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये चीज़ें यूज़ में आती थी, उनसे कैसे बेटर है बायो कंट्रोल? एक तो पॉल्यूशन कॉजिंग नहीं है, इससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, फर्स्ट चीज़ तो यही है। सेकंड क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है जो पेस्ट होता है, पेस्ट स्पीशीज़ और जो अदर स्पीशीज़ उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनके बीच में जो केमिकल मेथड था वो इनडिस्क्रिमिनेटली क्या करता था, जो पेस्ट है, जो हार्मफुल स्पीशीज़ है उसको तो डिस्ट्रॉय करता ही था, साथ में उसके साथ जो यूज़फुल स्पीशीज़ हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता था। वो उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं करता था, केमिकल है तो केमिकल दोनों को ही क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था।
पहले के टाइम पे। अभी तो वैसे ऐसे केमिकल्स भी डिस्कवर कर लिए गए हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, पर्टिकुलर पेस्ट के लिए या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए ही हार्मफुल होते हैं, वो अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाते। पर कन्वेंशनली ऐसे केमिकल्स अवेलेबल नहीं थे तो उस टाइम पर, या आज भी बहुत से केसेस में ऐसा ही होता है कि जो केमिकल्स यूज़ में आते हैं वो एक हार्मफुल स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ यूज़फुल स्पीशीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जो बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल जो या बायो कंट्रोल का जो मेथड है उस वो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो सिर्फ जिस पेस्ट के लिए ही यूज़ में लिया गया है उसी को डिस्ट्रॉय करेगा, उसी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, किसी अदर पॉपुलेशन पे वो अपना इफेक्ट नहीं रखेगा। अब बायो कंट्रोल का जो मेथड है उसको यूज़ में लेने के लिए क्या क्या चाहिए, फार्मिंग अप्रोचेस क्या होने चाहिए, या फार्मर को क्या नॉलेज होनी चाहिए, फार्मर को वो जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं जिनको वो यूज़ में ले रहा है एज बायोलॉजिकल एजेंट्स, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी हैबिटेट्स कहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, या उनकी हैबिट्स क्या है उस बारे में भी पता होना चाहिए। किसी ऑर्गेनिज्म के प्रीडेटर्स क्या हैं या उसके पेस्ट क्या हैं इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी उनका यूज़ कर सकते हैं एज प्रीडेटर्स, या जो पेस्ट है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उनकी लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए कि कब वो किस फॉर्म में रहते हैं। उनकी फीडिंग पैटर्न्स का पता होना चाहिए, अगर सीजनल है या जो भी है उनकी फीडिंग पैटर्न्स क्या हैं, डायोनल है, नॉक्ट्यूनल है, वो सब पता होना चाहिए फार्मर्स को। अब एग्जांपल्स जैसे लेडी बर्ड है या ड्रैगन फ्लाइज जो हैं ये प्रीडेटर्स होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं एज बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये किसको कंट्रोल करते हैं, किसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जो लेडी बर्ड्स होते हैं वो एफिड्स की, एंड ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखते हैं। अगर किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में अपन डेवलप होने दें, अच्छे चांसेस दें कि वहाँ पे लेडी बर्ड्स की भी ग्रोथ हो, ड्रैगन फ्लाइज की भी ग्रोथ हो, तो इससे वहाँ पे जो एफिड्स और मॉस्किटोज़ हैं जो हार्मफुल हैं उस क्रॉप के लिए, ये उनको वहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो क्रॉप के लिए, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये उनको कंट्रोल करके रखेंगे। अब बहुत सी क्रॉप होती हैं जैसे ब्रेसिकास है या फिर फ्रूट ट्रीज़ हैं, इन पे जो बटरफ्लाइज हैं वो अपने एग्स दे देती हैं, फिर वहाँ पे उनके लार्वास जो कैटरपिलर्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जो फिर किस पे फीड करते हैं, उन ट्रीज़ की या प्लांट्स की लीव्स पे फीड करते हैं, उन लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रेसिका में क्या है, लीव्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक कैबेज है इसकी लीव्स ही इंपॉर्टेंट होंगी, इसी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर वो जो क्रॉप है वो उतनी ज़्यादा अच्छी यील्ड नहीं देगी। तो इन कैटरपिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसका स्प्रे कर देते हैं। इसके स्पोर्स को लिक्विड में वाटर में मिलाकर या किसी अदर लिक्विड में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, या फिर ड्राई स्पोर्स को भी स्प्रे कर दिया जा सकता है। इनको स्प्रे कर देते हैं जिससे वो जो लीव्स हैं उनसे अटैच हो जाते हैं स्पोर्स। अब जैसे ही कैटरपिलर उन लीव्स पे फीड करता है, वैसे ही जो स्पोर्स हैं या उनसे जो नेक्स्ट स्टेज डेवलप हुई है वो चली जाती है लार्वा या कैटरपिलर की गट के अंदर। तो वहाँ पे फिर वो डेवलप होने के बाद क्या रिलीज़ करती है, केमिकल्स रिलीज़ करती है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है जो हार्मफुल होते हैं उस कैटरपिलर के लिए, उस कैटरपिलर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैटरपिलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो आगे जाके और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा उस क्रॉप को। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसा भी किया जा चुका है, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैसिलस thuringiensis के, जो जीन्स हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन जीन्स को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी प्लांट स्पीशीज़ में, लाइक कॉटन में किया गया था सबसे पहले। कॉटन प्लांट ने ऐड करवा दिया, जिससे वो जो कॉटन प्लांट था वो खुद ही क्या करने लगा, उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगा। इस वजह से अब उस पर जो इंसेक्ट पेस्ट थे, वो जो कैटरपिलर्स थे, उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई। ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज़ है ये क्या है, फंजाई होती है, ये रूट के साथ रिलेशनशिप में होती है, ये रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है और इकोसिस्टम फॉर्म कर देती है, रूट के चारों तरफ नेटवर्क फॉर्म कर देती है। और साथ ही और क्या काम करती है, ये जो पैथोजेंस होते हैं उस प्लांट के लिए उनको भी अंडर कंट्रोल रखती है।
बैक्यूलो वायरस भी क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। किस जीनस में आते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस जो है उसके अंदर आते हैं। तो ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, ये इंसेक्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। और इंसेक्ट्स में भी हर इंसेक्ट को नहीं करते, स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के इंसेक्ट्स को ही हार्म पहुंचाते हैं, उनको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी ऐसे नहीं सारे ही ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत नैरो रेंज होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स को ही ये अफेक्ट करते हैं। इसलिए इनका यूज़ अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि ये प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे, या मैमल्स को भी नहीं कर रहे, बर्ड्स को भी नहीं कर रहे, फिश को भी नहीं कर रहे, साथ में बहुत सारे ही इंसेक्ट्स को भी नहीं कर रहे। जो टारगेट इंसेक्ट है सिर्फ उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए इसका बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है एज बायोलॉजिकल एजेंट। किसका, बैक्यूलो वायरसेस का।